दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल से देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है महिलाओं की गरिमा के बारे में है। मैरिटल रेप पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे, जिससे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये हमारी राजनीति में और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है। खासतौर पे हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को फाइन करने की बात की गई थी, उस चीज के बारे में, उस संदर्भ में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे और इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आज का एमसीक्यू यह है कि फॉस का अर्थात क्या होता है, फॉस से आपका तात्पर्य क्या है। फॉस अर्थात ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। बी, ये फॉरेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। सी, ये फ्री ओपन सोर्स सिस्टम होता है। या डी, ये फॉरेन ओपन सोर्स सिस्टम होता है। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो यह है कि मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार भारत में एक अपराध नहीं है, तो इसे किस तरीके से महिलाओं के अधिकार का एक हनन माना जाता है और उनकी गरिमा और मानव अधिकार के अगेंस्ट इसे किस प्रकार से ये है। तो आपको इस पर एक विस्तृत टिप्पणी करनी है 250 शब्दों में। चलिए मैरिटल रेप के बारे में बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में यहाँ पर एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन उनके सामने आई थी, जिसमें एक हस्बैंड पर वाइफ ने चार्जेस लगाए थे अंडर सेक्शन 498A, जो कि होता है क्रुएल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव। सेक्शन 377, सबसे पहले सेक्शन 498A, फिर उसके बाद में सेक्शन 377 जो कि होता है कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, और उसके अलावा सेक्शन 376 जो है आईपीसी का, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर चार्जेस लगाए गए थे। यहाँ पर आरोप लगाया गया था वाइफ के द्वारा हस्बैंड पे। लेकिन इसमें यहाँ पर इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में हाईकोर्ट ने 498A और 377 को यहां पर मान्य करा, लेकिन 376 जो है उसको सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अंतर्गत आने के कारण यहां पर डिस्चार्ज कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंतर्गत। तो 376 और जो 375 है, 375 में डेफिनेशन होता है रेप का और 376 में पनिशमेंट होता है। तो यहां पर डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि हमारे देश में मैरिटल रेप मतलब अगर आप वैवाहिक हैं और आपके पत्नी के साथ में बलात्कार किया जाता है, आप पत्नी के साथ में कोई पति यहाँ पर बलात्कार करता है, तो इसे बलात्कार या रेप नहीं माना जाता है। इसे ये मैरिटल रेप रहेगा, लेकिन इसे एक्सेप्शन माना गया है रेप की डेफिनेशन में। जो कानून हमारे भारत में, जो कानून हमें आईपीसी में जो रेप की परिभाषा है उसके अंतर्गत। तो यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैरिटल रेप को एक्सेप्शन होना चाहिए। तो अगर जहां तक इसका सवाल देखिए, इस आर्टिकल में भी देखिए, सिविल सोसाइटी का भी बोलना देखिए, तो बहुत लोग ये मानते हैं कि मैरिटल रेप जो है ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, जो हस्बैंड उनकी वाइफ से सेपरेट होते हैं और अगर ये विदाउट देयर कंसेंट उनके साथ में फिजिकल होते हैं या रेप करते हैं, तो वो सेक्शन 376B के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पर उस हस्बैंड को सजा मिलेगी। उसके अलावा नवतीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी 2018 में जो केस हुआ है, उसमें भी बताया गया है कंसेंट और लैक देयर ऑफ इज रिलेवेंट टू सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। अगर 377 में कंसेंट यहां पर नहीं होती है तो ये रिलेवेंट होता है। उसी के चलते इस पर्टिकुलर केस में भी 370 और 498A के अंतर्गत बुक किया गया है। उसके अलावा मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज एन इंसल्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। हमारे संवैधानिक सिद्धांतों को अगर हम देखें तो उनके टोटली अगेंस्ट जाता है मैरिटल रेप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, डिग्निटी और जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है, जो कि हमें अनुच्छेद 21 और 14 में दिए गए हैं। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का महत्वपूर्ण केस है, जिसमें एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत पहले एडल्ट्री जो था ये क्रिमिनल एक ऑफेंस था, लेकिन यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये माना था कि जो हस्बैंड महिला जो है, वाइफ जो है, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके चलते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था। तो यहां से ये एक बहुत बड़ा मैसेज आया कि कहीं ना कहीं वुमेन का अपनी बॉडी, अपनी इंटीग्रिटी,
अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी पे अपना पूर्ण हक है और ये हस्बैंड की प्रॉपर्टी, ये पुरुष की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट क्या आता है मैरिटल रेप के अगेंस्ट में? 2-4 यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये सिद्ध कर पाना मुश्किल है, लेकिन सिद्ध कर पाना मुश्किल है इसके लिए हम किसी भी अपराध को यहाँ पर हम गैर अपराध के रूप में नहीं मान सकते। उसके अलावा मैरिज को इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो कहा जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मैरिटल रेप आता है तो यही एक और बात आती है कि मैरिज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड सोसाइटी में हमारे कल्चर के अगेंस्ट जाता है ये सारी चीजें। तो ये भी अपने आप में अगर हम देखें, इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि ये तथ्य जो है वो इतना मजबूत से ये आर्ग्यूमेंट खड़ा नहीं होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले एक्सेप्शन 1 देखिए 375 का हम, जिसके अंतर्गत वुमेन को यहाँ पर अगर वाइफ है उसके साथ मैरिटल रेप होता है तो उसे रेप नहीं माना जाता है। ये टोटली अगेंस्ट जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से, लिबरल और प्रोग्रेसिव वैल्यूज जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके अलावा कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इस कन्वेंशन के अगेंस्ट भी जाता है ये एक्सेप्शन। उसके अलावा इंडिपेंडेंट थॉट केस की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि इस केस में भी ये बताया गया है, रीड डाउन द एक्सेप्शन सो दैट हस्बैंड्स हु रेप देयर माइनर वाइफ्स कुड नॉट नो लॉन्गर हाइड इट। तो यहाँ नो लॉन्गर हाइड बिहाइंड इट। तो यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली बताया गया है कि अगर मैरिटल रेप होता है तो आपको इसको सामने लेकर आना जरूरी है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते भले ही ये क्राइम ना हो। तो बताया गया इस आर्टिकल में अंतिम पंक्तियों में कि हाई टाइम एडल्ट वुमेन आर अफोर्डेड द सेम प्रोटेक्शन डिग्निटी इन मैरिज। तो मैरिज की इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों का बराबर हक होना चाहिए, दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए, और उसी को देखते हुए यहाँ पर मैरिटल रेप जैसा जो प्रोविजन, जो एक्सेप्शन दिया गया है 375 में, इसे हटना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो करीब ये स्थिति भारत में ही नहीं, ये करीब 127 देश है जहां पर मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। यूएस यूके की बात करें तो यहाँ पर मैरिटल रेप को ऑफेंस माना जाता है और उसके लिए सजा भी होती है। वही सिर्फ ये बड़े विकसित देश नहीं है, भूटान जैसा छोटा सा देश है, नेपाल जैसा छोटा सा देश, ये कुछ ऐसे देश है जहां पर मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसे क्राइम माना जाता है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत पारदर्शिता की बात करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस रोहिंटन नरीमन हेड कर रहे थे, इस पर्टिकुलर संबंध में, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि सिटीजन्स जो है इनको ये पूरा हक है कि वो जाने कि जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, मतलब कितने क्रिमिनल ऑफेंस, कितने केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, ये डिस्क्लोज करना पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत जरूरी है। अगर हम देखें 2019 में तो 43% ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। 2004 में जहां पर 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे क्रिमिनल केस था, वही हमारी अगर अभी करंट पार्लियामेंट की बात करें 2019 में देखा जाए तो करीब 43% सदस्य ऐसे हैं पार्लियामेंट के जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस है। यहाँ पर बात की गई है कि कंटेम्प्ट फॉर राइट टू नो, तो यहाँ पर राइट टू नो का अधिकार है सिटीजन का कि वो जाने कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन पर उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या करते हैं और उनका क्या पाथ रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002 का केस है जिसमें बताया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को एफिडेविट फाइल यहाँ पे करना बाध्य किया गया है, जिसमें वो अपनी शैक्षणिक जानकारी दे, अपनी आर्थिक जानकारी दे, उसके अलावा अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी दे। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये जजमेंट आने के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर क्या करा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपी एक्ट जो है 1951 का, इसको अमेंड कर दिया और इस कोर्ट के जो निर्देश था इसको यहाँ पर स्टेप डाउन करने के लिए अमेंडमेंट लेकर आ गए और नलीफाई द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी गई थी इसको नलीफाई कर दिया। ये पहली दफा नहीं था, इसके बाद में 2013 में भी जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक बेंच को हेड करते हुए ये बताया था कि जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है ये पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आना चाहिए अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो इसे भी बड़ी चालाकी से हमारे पॉलिटिशियंस द्वारा यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया और इस जजमेंट को
पलट दिया गया। अब देखें तो हाल ही में द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके माध्यम से जो डोनेशन है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अब कोई भी कर सकता है। 2018 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में ये देखने को मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा ऐसे फंड्स अननोन सोर्सेज से आने लगे, एनोनिमस फंडिंग होने लगी। ये अपने आप में काफी ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ गई, और सिर्फ देश से नहीं विदेश से भी काफी ज्यादा इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग आई है। वही अगर हम 2019 की बात करें तो इसी को देखते हुए यहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जो राजनीति है, ये हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभों में एक आती है। तो इसे काफी ज्यादा इससे हानि पहुंची, क्योंकि पारदर्शिता जैसे ही कम खत्म होंगी पॉलिटिकल पार्टीज में, वैसे ही हमारे सिस्टम, हमारे लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस जजमेंट में जस्टिस नरीमन और जस्टिस बी आर गवई ने ये कहा है, ऑल दिस अपील्स हैव फॉलन ऑन द डीफ ईयर्स, द नेशन कंटिन्यूज टू वेट। कंटिन्यूसली यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई, कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया, लेकिन अभी तक क्रिमिनल केसेस का जो जानकारी है कैंडिडेट्स के अगेंस्ट वो आना पेंडिंग है। फिर वो भले ही बिहार के इलेक्शन हो गए हो, रिजल्ट आ गया हो, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिस्क्लोजर देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ में ऐसी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस पेंडिंग है, इसे भी सामने लेकर आना और इसे भी रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंत में इस आर्टिकल में ये कहा गया है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। आप चाहे तो हमें ऑडियो फॉर्म में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट जो है आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू